हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, हमने चैट जीपीटी के थ्रू 2025 के अंदर भारत के अंदर जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट किया है और उनके एक एक करके आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं। इज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंडेटरी इन इंडिया 2025, यानी 2025 में क्या हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन इट्स द नेसेसरी है बिल। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आज की डेट में अगर हम नहीं लेते हैं तो बाई चांस कोई हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन लोग सेक्शन 80D में इनकम टैक्स के बेनिफिट के लिए लेते हैं। बाई चांस कोई सरकारी मुलाजिम है, उनको अपने रिम्बर्समेंट में या कैशलेस सही नहीं मिल रही तो वो लेते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको पॉलिसी लेनी होती है या लेनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है। बट लोग इसलिए लेते हैं कि भगवान ना करे आज किसी का 20-25 लाख का क्लेम आ गया, कोई बड़ी बीमारी आ गई, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर ये क्लेम आ गया तो बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो सड़क के ऊपर आ जाएंगे या लाइफ में 5 या 10 साल फाइनेंशियली पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए एज ए सजेशन हर एक इंसान के पास पॉलिसी होनी चाहिए। कम से कम 5 लाख की पॉलिसी लेके रखिए, नहीं तो अपनी नीड बेस्ड एनालिसिस करके चेक करिए आपकी अफोर्डेबिलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास कम से कम कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए। 5 लाख की पॉलिसी मैं ये नहीं कहता हूँ कि सफिशिएंट है, बट कम से कम कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। 5 लाख की पॉलिसी तो लेके चलिए। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया राइट नाउ? देखिए, प्रीमियम जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के लिए 3 या 4 फैक्टर्स को कंपैरिजन करते हैं। आप देखते हैं इंडिया के अंदर कौन सी पॉलिसी बड़ी मशहूर है। अब क्या मशहूर पॉलिसी सबसे अच्छी है? लॉजिक ही नहीं बनता। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग की जाती है कि ये प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं। फिर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि भाई अगर आज एक पॉलिसी इंसान लेना चाहता है तो उसको ये नहीं पता मेरी एक्चुअल में जरूरत क्या है। आज मेरी उम्र 40 साल है, 80 साल की उम्र तक मुझे कितना सम एश्योर्ड चाहिए होगा, कितना मेरे को प्रीमियम सेलेक्ट करना है। तो बुनियादी लेवल पे लोग इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते और इंश्योरेंस पॉलिसी ढूँढने लग जाते हैं। तो जो सबसे मशहूर पॉलिसी होती है या जो कोई पर्सन सजेस्ट करता है या कई बार कोई पर्सन बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग कर रहा होता है कि ये फैंटास्टिक पॉलिसी है। तो बिना ज्ञान के, सही नॉलेज के, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर किसी बेस्ट प्लान को चूज़ कर लेते हैं। इस चीज़ को समझिए, ये एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। रेगुलेटेड इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में अगर 500 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, उनकी सबकी टर्म्स एंड कंडीशन 99.9% सेम है। अगर आज आपको क्लेम मिलेगा वो हर एक कंपनी में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। तो आपको जिस चीज पे ध्यान देना है, बेस्ट पॉलिसी नहीं देखनी, आपको अपनी जरूरत पे फोकस करना है। जरूरत को एनालाइज करिए, अपना क्वांटिफाई करिए कि ये मेरी जरूरत है, उसके हिसाब से मोस्ट सुटेबल पॉलिसी देखिए। आपकी कैपेसिटी, आपकी लायबिलिटी, आपके रिस्क बेस्ड एनालिसिस के हिसाब से जो आपके लिए सुटेबल पॉलिसी है उसको ढूंढना है। हमने ये नहीं देखना मार्केट के अंदर कौन सी पॉलिसीज है। आईआरडी ने सिस्टम ये बनाया है, आपको अगर क्लेम मिलेगा सभी में मिलेगा, रिजेक्ट होगा तो सभी में मिलेगा, क्योंकि जो क्लेम देने या रिजेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो सभी कंपनी में सेम होता है। और हम पॉलिसी किस लिए ले रहे हैं कि क्लेम मिल जाए, राइट? तो मोस्ट सुटेबल पॉलिसी ढूंढिए, बेस्ट प्लान नहीं देखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मच हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज डू आई रियली नीड इन 2025? इसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। इंडिया में 99.5% जो क्लेम होते हैं वो एक पर्टिकुलर सम एश्योर्ड तक के ही क्लेम आते हैं, इससे ज्यादा के क्लेम नहीं आते। तो आपके पास कम से कम जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस आप इलाके में रह रहे हैं या जहाँ पे आप बड़ी बीमारी के लिए जाने जाते हैं, उसके हिसाब से आप वहाँ पे एनालाइज करके मिनिमम एक सम एश्योर्ड दीजिए। फिर उसके बाद एक मिडिल मिडिल सम एश्योर्ड कैटेगरी होती है, यानी आप कम से कम इतना तो लेके चलिए अगले 10 साल के हिसाब से। तीसरी कैटेगरी आती है कि भी एक ऐसी पॉलिसी में इतना बड़ा सम एश्योर्ड ले लो कि जिंदगी मेरी निकल जाए, राइट? तो ये तीनों की जो सिलेक्शन होती है ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगी। कम से कम 5 लाख की पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 25-50 लाख की पॉलिसी तो लेके ही चलिए। एग्जैक्टली इस चीज को अपने एजेंट के साथ बैठ के समझिए, आधा घंटा लगाइए, उससे पूछिए ये बात कि भाई आप मेरे को कितना सम एश्योर्ड लेना चाहिए। वो बोलते हैं इतना सम एश्योर्ड। उनसे पूछो कि क्या ये आपने जो मेरे को सम एश्योर्ड बताया है ये किस बेसिस पे बताया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करिए। नहीं समझ आता तो आप सबसे पहले हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल रिसर्च करना स्टार्ट करिए। इंटरनेट से डेटा मत कलेक्ट करिए, हॉस्पिटल में जानकारी लीजिए कि आजकल बड़ी बड़ी बीमारियों के कितने खर्चे आ जाते हैं। उतना सम एश्योर्ड तो आज हमें 2025 में लेना ही पड़ेगा।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर पॉलिसी? फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है कि फैमिली के अंदर सपोज करो हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हैं, तो चारों का एक कंबाइंड पॉलिसी होगी, जैसे जॉइंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसी फैमिली में जितने मेंबर है सबके पास सपोज करो 10-10 10-10 लाख का कवर हो गया, तो इसको हम 40 लाख का कवर नहीं करेंगे, ये 10 लाख का ही कवर है। कोशिश करिए इंडिविजुअल पॉलिसी हमेशा अवॉइड करिए। अगर सस्ती पड़ती है तब लीजिए, अदरवाइज हर एक केस के अंदर आपको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ही लेनी पड़ेगी। इंडिविजुअल पॉलिसी नॉर्मली इसलिए मशहूर होती है कि जब आप इंडिविजुअल प्लान ले रहे हो, सपोज करो आपने परिवार के लिए 10 लाख का फ्लोटर लिया, तो वो आपको 20,000 रुपये का पड़ा। अगर वही आप 10-10 लाख की चारों फैमिली मेंबर के लिए कवर लेते हो, तो आपकी वो पॉलिसी 30-35 हज़ार रुपये की पड़ेगी। तो इंडिविजुअल पॉलिसी महंगी होती है, इनको अवॉइड करिए। दूसरा, अगर आपने 20,000 की बजाय 10-10 10 लाख करके आपने 40 लाख का कवर ले लिया, वो 10 लाख ही है, 40 लाख नहीं है। एक बंदे को 10 लाख का ही कवर मिलेगा। लेकिन 35,000 रुपए की जब पॉलिसी आपने 35,000 रुपये खर्चा कर दिया इंडिविजुअल के चक्कर में, तो 35,000 के ऊपर एजेंट को ज्यादा कमीशन मिल रहा है और 20,000 की पॉलिसी में एजेंट को कम कमीशन मिल रहा है। तो नॉर्मली जब आप किसी भी सज्जन से पूछेंगे तो वो हमेशा यही बोलेगा कि भाई इंडिविजुअल पॉलिसी ले लो, राइट। तो आपकी जरूरत फैमिली फ्लोटर से काम चल जाता है, कोई इंडिविजुअल लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, आर ओपीडी एंड मेंटल ट्रीटमेंट्स कवर्ड नाउ? ओपीडी का इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं होता। किसी भी पॉलिसी में ओपीडी मिल रहा है नहीं मिल रहा तो उसकी परवाह मत करो, इसकी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखो हर एक चीज इंश्योरेंस के माध्यम पे लेने की कोशिश मत करो, ठीक है। अपने को 90-95% मिल गया, जिंदगी में बहुत बहुत है। हमें नुकसान से बचना है, हमने एक एक चीज को कवर नहीं करना। मेंटल हेल्थ आईआरडी की रेगुलेशन है, गैजेटेड नोटिफिकेशन है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी में मेंटल हेल्थ इलनेसेस कवर होती हैं। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ है, पॉलिसी कंपनी दे या नहीं दे उसकी अंडरराइटिंग डिसीजन है। लेकिन मेंटल हेल्थ पॉलिसी आज मैंने ली, मैं हेल्दी हूँ और कुछ सालों के बाद कोई मेंटल हेल्थ इशू हो गया तो वो कवर होगा, लेकिन उसमें जेन्युइन ट्रीटमेंट होनी जरूरी है। तो वो अपने एजेंट के साथ बैठ के समझिए कि किस केस में मेंटल हेल्थ में क्लेम मिलेगा और किस केस में नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इज इट वर्थ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस इफ आई ऑलरेडी हैव कंपनी कवरेज? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई पर्सन 10 लाख की उसको किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उसको 10 लाख की कवरेज मिला हुआ है ग्रुप इंश्योरेंस। अब सपोज करो कल को उसको कैंसर हो गया, उसकी नौकरी भी जाएगी, है ना, क्योंकि कैंसर का पेशेंट आके ऑफिस में थोड़ी काम करेगा। नौकरी से जाएगा तो उसकी 10 लाख की पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी। और कैंसर हो गया तो उसके बाद उसको और कोई कंपनी पॉलिसी देगी नहीं। तो ग्रुप पॉलिसी को बोनस ही मान के चलो, दैट इज योर प्लान बी। तो आपको अपनी पॉलिसी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे आपका वो ग्रुप इंश्योरेंस है नहीं है, हर एक केस में आपके पास अपनी पॉलिसी होनी चाहिए। ये सारी जो इस टाइप की फैसिलिटी होती हैं किसी न किसी केस में फेल हो जाती हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाउ डू कैशलेस क्लेम वर्क इन 2025? 2025 में भी कैशलेस वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे 2010 के अंदर थे। देखो आईआरडी ने बड़ी सारी रेगुलेशन ले आई है कि आपको 3 घंटे के अंदर डिस्चार्ज देना पड़ेगा, आपको ये करना वो पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। आज आप क्लेम के लिए किसी हॉस्पिटल में गए हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप किसी चेन क्लेम के लिए हॉस्पिटल में गए हो, आप हॉस्पिटल में एडमिट होके आपने इलाज करा लिया, हॉस्पिटल को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता आपका क्लेम मिले ना मिले। हॉस्पिटल का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके क्लेम के अंदर। आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो उसने कंपनी के ऊपर जिम्मेवारी डाल देनी है। लेकिन आप हॉस्पिटल से निकलोगे, आपका 6 लाख का क्लेम है, हॉस्पिटल आपको घर जाने नहीं देगा, आपसे 6 लाख रुपए लेके जाने देगा। तो कैशलेस के अंदर जो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए थी, पिछले 10 साल के अंदर कोई रिफॉर्म नहीं आया। जैसे कैशलेस पहले काम करते थे आज भी ऐसे काम करें, हमारे रेगुलेटर की बहुत भारी कमी है, इंश्योरेंस कंपनियों को कोई परवाह नहीं है। तो प्रैक्टिकली मान के चलिए इस लेवल के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का 1 रुपए का कोई रिफॉर्म नहीं आया। हाँ, मार्केट में डिग्रेडेशन हो गया, आपका क्लेम आएगा, इन्वेस्टिगेशन बढ़ चुकी है। पहले मेडिकल एक्सपर्टीज लोग आते थे, अभी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कंपनी ने हायर करने लगे हैं, तो क्लेम रिजेक्शन बढ़ गई है। पिछले से पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 25,000 करोड़ रुपए के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। लाखों, मतलब 40-50 लाख क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। मिले तो चलो जो होंगे कुछ करोड़ों के अंदर होंगे। इमेजिन करो, एज पर अवर असेसमेंट हर एक 5 में से एक क्लेम रिजेक्ट होता है इंडिया में।
तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो और इन्वेस्टिगेशन बढ़ने लगी है तो बड़े सही तरीके से पॉलिसी बाय करो। कैशलेस के सिस्टम को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कल को मेरा क्लेम आए तो किसी भी केस में वो रिजेक्ट ना होए, इसकी हमें तैयारी करनी है। हॉस्पिटल गुफअप कर दे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन रीजन फॉर क्लेम रिजेक्शन इज 2025। इंडिया में क्लेम रिजेक्शन की तीन सबसे बड़ी रीजन है। नंबर वन, जिसकी भी उम्र 45 साल से ऊपर है, अगर इंश्योरेंस कंपनी उसका हेल्थ चेकअप नहीं करवाती और इसकी बॉडी में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है वो बताना भूल गया क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि कल को कंपनियां ब्लेम कर देती हैं कि भाई तुमने पॉलिसी लेते हैं झूठ बोला है। दूसरी चीज, मैक्सिमम लोग जो पॉलिसी ऑनलाइन बाय करते हैं, जब आप ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपसे कंपनी ने जो आपसे 50 100 150 मेडिकल के क्वेश्चन पूछने हैं वो उसको बड़ी कंपैक्ट फॉर्म में पूछती है। तो इसलिए जितने भी लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं उनकी क्लेम रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफलाइन के थ्रू कम से कम 300% ज्यादा है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर लोगों को पता नहीं होता। पहले जो देसी कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल तरीका होता था वो बहुत सक्सेसफुल होता था, क्योंकि हम लोग अपना फॉर्म हाथ से भरते थे, हम उसके ऊपर साइन करते थे। साइन करने से पहले बुजुर्ग भी बताते थे ना 60 साल पहले मूवीज के अंदर कि भैया बिना पढ़े लिखे साइन मत करना। तो इस तरीके से, तो आप जब ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हो तो बहुत सारी चीजें ओवरलुक कर देते हैं, आप जानबूझ के नहीं करते हो, बट ये सिस्टम इस तरीके से रेग्ड है कि आप ना चाहते हुए भी गलती करोगे। फाइनली, जिस सबसे बड़ी चीज के अंदर जो क्लेम रिजेक्शन हो रही है, मैक्सिमम लोग अपनी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के 30-40 पेज पढ़ने से डरते हैं। जब आप कोई चीज बाय कर रहे हो, अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, जब आपने पॉलिसी बाय की उसका प्रपोजल फॉर्म की आपके पास कॉपी नहीं है, तो कंपनी के पास 10 20 30 टाइम्स ज्यादा हक है क्लेम रिजेक्ट करने का, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता, आपके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, हमारे 4-5 वीडियो बने हुए हैं डिटेल के अंदर, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से क्लेम रिजेक्शन की सारी रीजन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। हमारे 150-200 के आसपास एपिसोड्स हैं, उनको उनके अंदर जाओ। हेल्थ इंश्योरेंस 10 साल पहले भी अगर कोई मेरा वीडियो बना होगा आज भी रेलेवेंट है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। थोड़ा सा समय आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि कोई और मेरी जिम्मेवारी ले ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें अपने परिवार के हम मुखिया हैं, हमें ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। चलिए फाइनल क्वेश्चन लेते हैं। आर एआई एंड डिजिटल हेल्थ एप्स अफेक्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम? नहीं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जिस चीज के अंदर फर्क पड़ रहा है वो होता है एसईओ या एडवर्टीजमेंट के ऊपर। इंश्योरेंस कंपनियां जो नैरेटिव सेट करती हैं उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो उस चीज से आपको बचना। उस चीज से बचने के लिए सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले अपने नीड को डिफाइन करिए। नंबर टू, उस नीड के हिसाब से देखिए कि मार्केट के अंदर कौन सी पॉलिसीज अवेलेबल है, उनमें से एक पॉलिसी अपने लिए शॉर्टलिस्ट करिए, फिर उसकी माइक्रो डिटेलिंग करके उसको पढ़िए और अगले 3-4 जो मेन स्टेप्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके पॉलिसी बाय करिए। और ऐसी जगह से पॉलिसी बाय करिए कि भगवान ना करे आज रात को 12 बजे आपका क्लेम आएगा, आपकी वाइफ उस पर्सन को कॉल करके उठा सके कि भैया अभी करना क्या है, हस्बैंड का क्लेम आ गया। तो ये एक लिटमस टेस्ट है। इस तरीके से अगर अगर आपने पॉलिसी अच्छे से ली है तो आपको यूज भी करनी आनी चाहिए, यानी आपको पता लगे कि किस केस में क्लेम लेने के लिए मैं, मेरे परिवार, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, टीपीए और सभी लोगों का मिलके क्या जॉब एंड रोल्स है। तो सब लोगों की अपनी अपनी क्या क्या जिम्मेवारी है, ये अगर आपको पता है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के बादशाह बन जाते हो। चलिए, हमारे 150 से प्लस वीडियोस हैं, उनको देखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। हमारी वेबसाइट है healthinsurance.sahiye.com। वहाँ पे जाके हमारे ब्लॉग सेक्शन के अंदर पिछले 5-7 साल के अंदर बहुत सारे हमने आर्टिकल डाले हैं, वहाँ से आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी सज्जन को कंसल्टेशन लेनी है तो हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए और वहाँ से पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए, जय जय श्री राधे।